आज हम एक ऐसे खौफनाक सच से पर्दा उठाएंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। एक आम सा इंसान आखिर भारत का सबसे खतरनाक सीरियल किलर कैसे बन गया? चलिए इस पूरे मामले को क्रिमिनल साइकोलॉजी और सोशल लेबलिंग की नज़र से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे समाज का अस्वीकार और मानसिक उलझनें मिलकर एक सीधे साधे इंसान को एक दरिंदे में तब्दील कर सकती हैं। कहानी शुरू होती है 9 सितंबर 1973 से। राजस्थान के शाहडोल शहर का एक गुरुद्वारा, एकदम शांत और आम सुबह। श्याम सिंह नाम के एक शख्स रोज की तरह सफाई और पूजा पाठ के लिए वहां पहुंचते हैं। बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ये शांति बस एक बड़े तूफान के आने से पहले का सन्नाटा थी। आमतौर पर उस गुरुद्वारा के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, लेकिन उस दिन वो बंद थे। जैसे ही श्याम सिंह ने दरवाजा खोला, जो नजारा सामने था वो सच में दिल दहला देने वाला था। अंदर के सारे ताले टूटे हुए थे, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, और सबसे डरावना मंजर उन चारपाइयों पर था जहां 3 कैरीटेकर खून से लथपथ पड़े थे। करतार सिंह की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। मादा सिंह ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया, और जो तीसरे थे वजीर सिंह, वो जिंदा तो बच गए, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी थी, जिसके कारण वो हमलावर को पहचान नहीं सकते थे। अब इन हत्याओं की गहराई और खौफ को अगर समझना है ना, तो एक आंकड़ा ध्यान में रखना होगा, 72। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस दरिंदगी का दायरा बताता है। जो पुलिस ने इन तीनों विक्टिम्स की जांच की तो एक अजीब सा पैटर्न नोटिस किया। तीनों को कान के ठीक नीचे एक भारी हथियार से मारा गया था। ये कोई आम हमला नहीं था। पुलिस को तुरंत समझ आ गया कि इसका कनेक्शन राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में हुई पिछली 70 से ज्यादा हत्याओं से है। सोचिए, रात के अंधेरे में बिल्कुल एक ही तरीके से 72 खून। तो आखिर इस दरिंदे के दिमाग में चल क्या रहा था? इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। हम बात कर रहे हैं शंकर प्रजापति की। 1952 में जयपुर के एक मिडिल क्लास परिवार में इसका जन्म हुआ। शुरुआती दिन काफी नॉर्मल थे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई से इसका ध्यान हटने लगा, और जैसे ही इसने पढ़ाई छोड़ी, इसके माता पिता ने इस पर पैसे खर्च करना पूरी तरह से बंद कर दिया। अब घर वालों ने मुंह मोड़ लिया था, तो सिर्फ जिंदा रहने और पेट पालने के लिए इसने छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दिया। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे हम लेबलिंग थ्योरी ऑफ क्राइम कहते हैं। ये एक ऐसी सोशोलॉजिकल थ्योरी है जो मानती है कि जब समाज किसी इंसान पर अपराधी या चोर होने का ठप्पा लगा देता है, तो उसके आगे चलकर और बड़े अपराध करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। शुरू में शंकर क्या करता था? वो भूख मिटाने के लिए रोटियां चुराता या मंदिर की दान पेटी से थोड़े पैसे निकाल लेता था, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। लेकिन इसके बदले लोगों ने क्या किया? उसे बुरी तरह पीटा और उस पर हमेशा के लिए चोर का लेबल चिपका दिया। और एक बार जब ये लेबल लग जाता है, तब समाज में वापसी का रास्ता लगभग बंद ही हो जाता है। अगर गौर करें तो शंकर के इस खौफनाक रूप लेने के पीछे एक दो तरफा बहिष्कार छुपा था। एक तरफ था उसके खुद के परिवार का रिजेक्शन, जिन्होंने अपना इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी तरह से वापस ले लिया था, और दूसरी तरफ समाज ने उस पर तरह तरह के ठप्पे लगा दिए, उसे मारा, पीटा और बिल्कुल अलग थलग कर दिया। इन दोनों ही चीजों ने मिलकर उसके दिमाग पर एक ऐसा असर डाला जिसने उसके अंदर की इंसानियत को खत्म कर दिया और उसे समाज से पूरी तरह काट दिया। अब एक नजर इस पर डालिए कि इन सबका बाकी लोगों पर क्या असर हो रहा था। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के इलाकों में लोग एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा में जी रहे थे। डर इस हद तक बढ़ चुका था कि भारी गर्मियों में भी पूरा का पूरा परिवार डर के मारे एक ही कमरे में सिमट कर सोता था। सूरज ढलते ही दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए जाते, और अगर रात के वक्त गलती से भी कोई इंसान कंबल ओढ़े हुए दिख जाता तो लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े होते। डर जैसे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। ये जो डर था ना, वो धीरे धीरे भयानक अफवाहों में बदलने लगा। लोगों में एक बात फैल गई कि ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता, ये जरूर किसी भूत का काम है। मास हिस्टेरिया इस लेवल पर पहुंच गया कि उस अनजान कातिल को एक नया डरावना नाम दे दिया गया, कनपत्ती मार। मतलब वो जो कान के ठीक नीचे वार करता है। क्योंकि सारे हमले रात के घने अंधेरे में होते थे, किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था, और इसी चीज ने भूत वाली अफवाह को आग की तरफ फैला दिया। ऐसे माहौल में एक सीरियल किलर को ढूंढ निकालना कोई आसान काम नहीं था। उस वक्त के एसपी श्याम प्रताप सिंह को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसे समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, 1970 के दशक में भारत में फॉरेंसिक साइंस बिल्कुल भी एडवांस नहीं थी। दूसरा, 3 अलग अलग राज्यों के बॉर्डर होने के कारण लोकल पुलिस फोर्स के बीच आपस में कम्युनिकेशन बहुत ही कमजोर था। और सबसे बड़ी चुनौती, उस वक्त देश के ऊपर पाकिस्तान के साथ युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, तो प्रशासन के ज्यादातर रिसोर्सेज और ध्यान देश की सुरक्षा पर लगे थे। ऐसे हालात में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाना एक सपने जैसा था। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बावजूद आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में एक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिल ही गया। गुरुद्वारे में खून से सने पैरों के निशान मिले। फिर शाहदुल सिटी के स्टेशन मास्टर से एक टिप मिली कि एक अनजान आदमी ने वहां से भटिंडा का टिकट खरीदा है। जो लोग पुराने हमलों में किसी तरह जिंदा बच गए थे, उन्होंने बताया कि हमलावर एक पतला दुबला आदमी था जो कंबल ओढ़ता था। तो एसपी श्याम प्रताप ने उन सभी से जानकारी लेकर एक स्केच बनवाया। इन्हीं कड़ियों को जोड़ते जोड़ते आखिरकार 3 जुलाई 1974 को भटिंडा स्टेशन पर रतनलाल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और देखते ही देखते ये बात साफ हो गई कि ये रतनलाल कोई और नहीं, बल्कि वही श्री करणपुर का पुराना लड़का शंकर ही था।
वक्त के साथ शंकर के अंदर कितना भयानक बदलाव आया, इसे देख के रूह कांप जाती है। कहाँ उसने जिंदा रहने की मजबूरी में रोटियां और थोड़े बहुत पैसे चुराने शुरू किए थे, और कहाँ अब हत्या करना उसके लिए एक लत बन चुका था। वो मजबूरी में नहीं बल्कि मजे के लिए लोगों को मार रहा था। जरा सोचिए, गुरुद्वारा में 3 लोगों की जान लेने के बाद उसे वहां से कितने पैसे मिले? सिर्फ 19 रुपए। ये इस बात का सबूत था कि अब उसका मकसद चोरी नहीं बचा था, खून करना अब एक कंपल्शन यानी नशा बन चुका था। गिरफ्तारी के बाद जब शंकर ने अपना जुर्म कबूला तो उसकी बातें किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थीं। उसने पुलिस से बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि जब वो लोगों को मारता था तो उनकी चीखें उसे किसी गाने की तरह लगती थी। लोगों की जान लेना उसके लिए एक ड्रग यानी नशे जैसा बन गया था। बिना किसी वजह के जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे मार देता। ये सीवियर साइकोपैथी यानी भयानक मनोविकृति का एक एक्सट्रीम लेवल था। इस केस की जुडिशियल टाइमलाइन की रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी। जुलाई 1974 में भाटिंडा में शंकर को पकड़ा गया और 1 साल से भी कम वक्त में जून 1975 को सेशंस कोर्ट ने उसे सजा सुना दी। उसके बाद अपील होने के बावजूद मई 1976 में उसे जयपुर में फांसी दे दी गई। आज के दौर में हम देखते हैं कि ऐसे केसेस सालों साल खींचते रहते हैं, लेकिन उस समय शंकर के अपने ही अहंकार से भरे कबूलनामे की वजह से इस पूरे सिलसिले का बेहद तेजी से अंत कर दिया गया। अपने आखिरी वक्त में फांसी के फंदे पर चढ़ने से ठीक पहले शंकर ने जो शब्द कहे वो बेहद चुभने वाले थे। उसने कहा, मैंने बहुत से लोगों को बिना वजह मारा है, अब मेरे जितना मत बनना। एक और बहुत ही अजीब और अंधविश्वासी बात जो पता चली वो ये थी कि हर हत्या करने के बाद वो हरिद्वार जाकर गंगा नदी में डुबकी लगाता था, ये सोचकर कि इससे उसके पाप धुल जाएंगे। एक तरफ हत्या करने का नशा और दूसरी तरफ पाप धोने की रस्म, ये सच में एक बेहद अजीब मानसिकता को दर्शाता है। इस पूरे केस को करीब से समझने के बाद एक बड़ा ही गहरा सवाल उठता है। 1970s में जहां पुलिस के पास आज जैसी एडवांस्ड फैसिलिटीज नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक सीरियल किलर को पकड़कर इतनी जल्दी सजा तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर कलपट्टी मार जैसा कोई अपराधी आज के इस दौर में होता तो क्या वो हमारे आज के लीगल सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर बच निकलता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मॉडर्न लॉ एनफोर्समेंट पर बार बार सोचने को मजबूर करता है। इस खौफनाक और रोमांचक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।